हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका AKY नीट सिस्टम में। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो हमने लेक्चर नंबर 4 में सेल वॉल पढ़ लिया था, उसका डिटेल पूरा अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मैंने लेक्चर नंबर 4 के एंड में थोड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया था। हमारे पास समय नहीं है तो मैं ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। हमारे चैप्टर का क्या नाम था? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, मतलब। तो हमने क्या पढ़ा था? जो हम पढ़े थे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं जो यूरेट में वैरायटी शो करते हैं। और हमारे क्या होते थे? साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होते थे? हमारे फ्लैजिला और सीलिया होते थे। जबकि हमारे जो साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, माइक्रोफिलम हो गया, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट, यही सब हमारे थे। तो हम ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम सेल मेम्ब्रेन मैंने थोड़ा शायद पढ़ा दिया, लेकिन फिर से देख लेते हैं आपको। सेल मेम्ब्रेन, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, इसके दो नाम है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये क्या होती है? टिवली परमिएबल होती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही अपने अंदर जाने देती है। जैसे कोई हानिकारक सब्सटेंस है तो जाहिर सी बात है, कोई हानिकारक सब्सटेंस हो तो कोई भी चीज़ हो तो हानिकारक चीज़ को नहीं अंदर आने देगी। जो उसके लिए लाभदायक है, लगता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, उसी चीज़ को सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर आने देगी। इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल बोला गया है। मतलब कुछ सिलेक्ट लोगों को ही आने देती है। जैसे आप कभी क्लास में रहते हैं तो कुछ सिलेक्ट लोगों को ही, मतलब तेज रहते हैं तो उन कुछ, जैसे 10 बच्चे गए स्कूल, कुछ ने लेट कर दिया, तो कुछ लोगों को मैम सेलेक्ट करके उनको आउट कर दी क्लास से कि आप लेट हो क्लास के लिए, आपको नहीं आने क्लास में अंदर आने देगा। तो क्या सेलेक्टिवली परमेबल होती है। और इसकी डिटेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आप क्या किस में करेंगे? जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोप में करेंगे ना, जिससे उसका पूरा ब्यौरा पूरा विवरण अध्ययन कर सकें। तो डिटेल स्टडी और डिस्कवरी किसकी? डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा हो। तो सॉरी यार, डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Detailed study of plasma membrane is possible by possible only after discovery of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे मैं आप बोलूं कि हमारे जो इन्वायरमेंट में बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे एटम पाए जाते हैं, तो उसको हम किससे देखते हैं? हम नंगी आंखों से तो देख नहीं सकते हैं। तो उसके देखने के लिए हमें विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जैसे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें डिटेल स्टडी करना है तो हम किससे करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से करेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही ये सब तो पॉसिबल हो पाया। अगर मान लीजिए वो सूक्ष्मदर्शी हो ही नहीं सकते तो हमें छोटे छोटे एटम का पता ही नहीं लगता, सिर्फ लोग अनुमान लगा के ही बताते हैं कि कुछ होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोब छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जो छोटे से छोटे पार्टिकल को जूम करने पर दिखा देते हैं, जैसे आपके फ़ोन में कैमरा होता है, ठीक है, अब आने लगा है 50 मेगापिक्सल का, फिर 100 मेगापिक्सल, 120 मेगापिक्सल आने लगा। आप क्या करते हैं? उसको जूम आउट करते हैं ना, तो कोई भी चीज़ जो है, मान लीजिए कोई इतनी बड़ी चीज़ है, ये कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ये
कोई पार्टिकल है, मैंने इसको जूम किया तो यही पार्टिकल जो होता है जूम आउट करके ये पार्टिकल खूब बड़े साइज में दिखाता है, जिससे इसके अंदर की संरचना भी दिखाती है कि कैसी इसकी संरचना है, इसके अंदर का पार्ट भी दिखाता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी है वो डिस्कवरी के बाद, किसकी डिस्कवरी के बाद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ये सब पॉसिबल हो पाया। ठीक है, अब एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, बायोकेमिकल स्टडी ऑफ आरबीसी। बायो केमिकल स्टडी ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये इसको हम लिख देते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं। क्या ये शो करता है, सो दैट सेल मेम्ब्रेन, सो दैट सेल मेम्ब्रेन इज composed ऑफ, किससे कंपोज होती है, किससे बनी होती है, लिपिड से, प्रोटीन से, क्लोरोप्लास्ट से, कोलेस्ट्रॉल, इन सब से क्या बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। जो बायोकेमिकल स्टडी होती है ऑफ आरबीसी की, मतलब आरबीसी की जो बायोकेमिकल स्टडी होती है वो किससे शो होता है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज, सेल मेम्ब्रेन जो हमारी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन जो हमारी बनी होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ये एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। और क्या होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये लिपिड, प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ प्लांट में देखने को मिलेगा, प्लांट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट आप ये प्लांट में लगा लीजिएगा। ठीक है, जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो प्लांट में पाया, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा कंपोज जो सेल मेम्ब्रेन होती है किससे कंपोज होती है, लिपिड से होती है, प्रोटीन से होती है, क्लोरोप्लास्ट से होती है, कोलेस्ट्रॉल से होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं लिख दूं, लिपिड ऑफ प्लाज्मा, लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फास्फोलिपिड, यहाँ पर लीजिए कंटेन, जो इकट्ठा करती है बनाती है, कंटेन फास्फोरस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड होती है वो किसको कंटेन करती है, फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड में क्या होता है, फास्फोरस, बहुत सारे फास्फोरस होते हैं, यानी कंटेन फास्फोरस। जो फास्फोलिपिड होता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड में जो फास्फोलिपिड होता है, जो लिपिड होता है उसको हम फास्फोलिपिड बोलते हैं, और उस फास्फोलिपिड क्या कंटेन करती है, फास्फोरस कंटेन करती है। इस लाइन के कहने का मतलब है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी होती है वो विशेष प्रकार के मतलब लिपिड से मिलकर बनी होती है, और वो लिपिड हमारी क्या होती है, फास्फोलिपिड होती है। और फास्फोलिपिड क्या कंटेन करती है, मतलब क्या बहुत सारे से बनी होती है, फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि ये फास्फोलिपिड क्या है, फास्फोलिपिड क्या है, तो फास्फोलिपिड में तीन चीजें होती हैं, एक हमारा ग्लिसरॉल होता है, प्लस हमारा क्या होता है, फैटी एसिड होता है, और तीसरा हमारा होता है फास्फोरस। ठीक है, ये हमारा फास्फोरस होता है। ठीक है, जो फास्फोलिपिड बना होता है उसमें तीन प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं, एक हमारा ग्लिसरॉल होता है, दूसरा हमारा फैटी एसिड होता है, तीसरा हमारा फास्फोरस होता है। ये जब मिल जाते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड और फास्फोरस जब मिल जाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, फास्फोलिपिड बनाते हैं। जैसे एन यानी सोडियम और जो
क्लोरीन होता है, जब कंपोज मतलब मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे क्या जो घर वाला नमक होता है उसमें उपस्थित होता है सोडियम क्लोराइड। सब बोलते हैं कि नमक में जो होता है, जो हमारा नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, ना कि हम सोडियम बोलेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारा नमक है। कहने का मतलब दोनों सही है, लेकिन आप अच्छे से बोले तो इस तरह ये अब बोलना सही रहेगा कि जो नमक होता है, हमारे घर का नमक होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ेंगे, एक मिनट भाई, ठीक है। अब हम ग्लिसरॉल मतलब फास्फोलिपिड की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम देख लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि फास्फोलिपिड जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो आप ग्लिसरॉल याद रखिएगा, उसके बाद हमारा फैटी एसिड होता है, उसके बाद हमारा फास्फोरस रहता है। तो जो फास्फोलिपिड होता है विशेष पर फास्फोलिपिड हमारा क्या है, एक लिपिड से मिलकर एक विशेष प्रकार का लिपिड है जिसको हम फास्फोलिपिड बोलते हैं। और फास्फोलिपिड क्या कंटेन करता है, बहुत सारे फास्फोरस को कंटेन करता है। और हमारा जो फास्फोलिपिड में रहते हैं, कौन कौन से चीज़ रहते हैं, हमारा ग्लिसरॉल रहता है, हमारा फैटी एसिड रहता है, उसके बाद हमारा फास्फोरस रहता है। जिसके नाम में ही फास्फोलिपिड हो उसके नाम में जाहिर सी बात है फास्फोरस तो आएगा ही। ठीक है, आप इस तरह याद रखिए, फास्फोलिपिड आईडी आ गया, यानी इड, फास्फोलिपिड इड मतलब फैटी एसिड, इस तरह याद रखिएगा। उसके बाद फास्फो आ गया ना, तो फास्फोरस रहेगा और ग्लिसरॉल थोड़ा आप उसमें ऐड कर दीजिए। ये मतलब मैंने तरीका बताया है। ठीक है, थोड़ा मैं एक मिनट वीडियो पॉज कर दें। थोड़ा एक मिनट में इंक खत्म हो गया भाई। तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारा फास्फोलिपिड होता है वो लिपिड से मिलकर बना होता है। बहुत सारे मतलब लिपिड रहते हैं, लिपिड का एक भाग है। और फास्फोलिपिड क्या होता है, फास्फोरस होता है, ग्लिसरॉल होता है और फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यार हाथों का क्या हाल हुआ। हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यार मारकर क्यों नहीं चल रहा है भाई। चलिए कोई बात नहीं। फास्फोलिपिड इसमें क्या क्या होता है, हमारा होता है ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है, प्लस हमारा फास्फोरस होता है, फास्फोरस। ठीक है, ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड और फास्फोरस से मिलकर ही हमारा फास्फोलिपिड बना होता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। CH2O, यहाँ पर फास्फोरस लगा देते हैं, फिर CH2 सेम इसी की तरह हो जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा, प्लस हमारा इधर OH हो जाएगा।
OH, ठीक है। आप इस तरह लिखिए, अभी समझ में आ जाएगा। OH अभी निकालना भी है तो हमें, फिर C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। यहाँ पर हमारा OH OH C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये हमारा फास्फोरस है, फास्फोरस, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ से समझिए, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारे ये निकल जाएंगे, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये H2O बन जाएगा ना, तो हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा फैटी एसिड है, ये हमारा फैटी एसिड है, ठीक है। ये हमारा ग्लिसरॉल है, ये तो फास्फोरस है ही है। बस यही इसका सिंपल स्ट्रक्चर था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कहीं भी भाई आगे अगर वीडियो बाद में आप तक ये देखेंगे, काफ़ी साल बाद हो सकता है, काफ़ी महीने हो सकते हैं, काफ़ी दिन हो सकते हैं, तो आपको जब भी ये वीडियो देखें कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं भाई, ठीक है। और ये यार मैंने स्ट्रक्चर उसमें बताना था कौन सा हेड था, CH2, वो हमारा फास्फेट है, उसके बाद हमारा क्या है वो, फिर C डबल बॉन्ड OR, फिर क्या था हमारा डबल बॉन्ड OCR, वो उसके बाद CH था यहाँ पर, और यहाँ पर CH2 था। ये हमारा क्या था, फास्फेट था, ठीक है। ये जो हमारा हो जाएगा ये हमारा हेड रीजन हो जाएगा। जो फास्फोलिपिड वाला पार्ट है वो बाइलियर होता है, और क्या होता है ये हमारा हेड पार्ट होता है। ये क्या होता है हमारा, ये टेल होता है, ये भी टेल होता है यानी पूंछ, ठीक है। जो सबसे ऊपर होता है हमारा क्या होता है, हेड होता है। उसी प्रकार इसको भी समझ लीजिए, जो फास्फोलिपिड होता है उसका सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो हेड होता है, बाकी जो नीचे हमारा टेल है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बाय अरेंज होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या अरेंज होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं। तो फास्फोलिपिड जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ कहीं भी रहेगा तो एक नियमित तौर पे रहेगा, ना कि इधर उधर बिखरा रहेगा, ठीक है। तो एक अरेंज रहेगा, फास्फोलिपिड जो है वो अरेंज रहेगा, ठीक है। किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दीवारों में अरेंज रहेगा। और जो फास्फोलिपिड होता है वो बाइलेयर होता है, ठीक है। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पोलर हेड हो गया, ये फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पोलर हेड हो गया। ये इसकी जो ये पोलर हेड होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक हेड, ठीक है। उसके बाद ये हमारा नॉन पोलर है, नॉन पोलर टेल। उसके बाद हमारा ये हाइपो या हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक। अब ये हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं। हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो पानी से दूर भागते हैं, मतलब पानी से ये दूर भागते हैं, क्या, हाइड्रोफिलिक पानी से दूर भागते हैं। और हाइड्रोफोबिक, इन दोनों में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है भाई, क्लेरिफाई। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इसका मैं स्ट्रक्चर जैसे ऐसे में बना दे रहा हूँ समझाने के लिए।
ये क्या होगा हमारा, ये हमारा जो होता है सबसे ऊपर वाला, जाहिर सी बात हेड पोर्शन है तो क्या इसको पोलर हेड बोल देंगे। और पोलर हेड क्या कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। और नॉन पोलर टेल कैसा होता है, ये हमारा नॉन पोलर टेल है। और ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर से लगाव, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, मतलब ये एक्वा, जैसे एक्वा, एक्वा मतलब भी पानी होता है। और हाइड्रो, हाइड्रो मतलब ये साइंस की भाषा में हाइड्रोफिलिक, मतलब हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, वाटर। हाइड्रोफिलिक मतलब जो लब कहते हैं, फिलिक मतलब लगाव जो रखते हैं, जो वाटर से, इसके कहने का मतलब है हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब जो लगाव रखते हैं, जो जो हमारा वाटर से लगाव रखते हैं, ठीक है। जो हमारा वाटर से लगाव रखते हैं। जो हमारा पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर टेल जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब जो लगाव रखते हैं, मतलब जो जल से लगाव रखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर। जो जल से लगाव रखते हैं, ये जल से लगाव रखते हैं, लगाव रखते हैं। अगर जो जल से लगाव रखते हैं तो उसको क्या बोल देंगे, ये जो होते हैं वे वाटर लविंग होते हैं, वाटर लविंग, ठीक है। ये वाटर लविंग होते हैं, जो कि ये जल से लगाव नहीं रखते, मतलब ये पोलर जो हेड होते हैं ये इनसे जल से लगाव नहीं रखते। जहाँ पर हाइड्रो मतलब जल होता है, जो हमारा टेल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब जल से लगाव रखता है। जहाँ पर पानी मतलब वाटर रहता है वहाँ पर ये हमारा टेल वाला पार्ट होता है, जहाँ पर वाटर नहीं रहता ये हमारा हेड वाला पार्ट रहता है, ठीक है। जैसे हम अगर अपना पूरा शरीर डुबा दें तो हमारे यहाँ से ऊपर, ये हमारा मान लीजिए यहाँ से ऊपर जो गर्दन से नीचे है, शोल्डर से नीचे, ये हमारा मान लीजिए हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये जल से लगाव नहीं रखता। अगर हम मैं पूरा इतना डुबा दूं तो मैं घंटों 2 घंटे डुबा रखा हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब ये इतना अगर जल के संपर्क में आएगा ज़्यादा देर तो हमारा सांस फूलेगा और हमारी डेथ हो जाएगी। इसी प्रकार आप ये भी समझिए कि जो हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, या मतलब जल से लगाव नहीं रखता है, ठीक है। वाटर हेटर रहता है, आप ये बोल सकते हैं कि ये वाटर हेटर होता है, वाटर हेटर, ठीक है। ये वाटर हेटर होता है। अब आप इस बात से ये समझिए, जैसे ये क्या मैंने बताया था ना, अच्छा ये जो होती है क्या, ये हमारी जो टेल होती है इसमें कितने टेल हैं, 1 2, तो इसको हम बाई लेयर बोल सकते हैं। जो फास्फोलिपिड की ये होती है ये हमारी बाई लेयर होती है, ठीक है। ये हमारी बाई लेयर होती है, और ठीक है बाई लेयर होती है, प्लस ये वाटर लविंग नहीं होती, वाटर लविंग होती है, ठीक है। जल से लगाव रखती है, ये जल के संपर्क में रहती हैं। मान ला ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो इसके अंदर वाला पार्ट है ये हमारा टेल पार्ट है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है। मतलब समझाने के लिए, ये अंदर वाले पार्ट में जल हमारा भरे रहेगा, वाटर हमारा भरे रहेगा, तो टेल जो है, टेल वाटर के संपर्क में रहेगा, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन हेड जो है वो वाटर के संपर्क में हमारा नहीं रहता है, ठीक है। ये वाटर के संपर्क में नहीं रहता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट भाई। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल होती है ना, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल होती हैं एक बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो सेल होती हैं, जाहिर सी बात है अपनी सेल है तो उसमें अलग प्रोटीन होगा, अलग लिपिड होगा। मतलब लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं जस्ट समझाने के, ये कोई सेल है, पहला सेल है, अरे यार चल जा भाई,
जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये मान लीजिए हमारा कोई पहला सेल है, ये हमारा पहला सेल है, और इस ये हमारा जो है ये हमारा दूसरा सेल है, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है, प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो मान लीजिए 1:2 का है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसमें 2:4 यानी या 3:6 कुछ भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल में प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, कहने का मतलब मेरे ये है, ठीक है। तो मैं लिख दूँ, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड आर डिफरेंट इन different type of cell, different type of cell, ठीक है। इसका यानी इसके कहने का मतलब जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे किसी में 10:1 हो गया तो किसी में 9:10 हो गया, मतलब डिफरेंट सेल में डिफरेंट रेशियो रहेगा किसका, प्रोटीन और लिपिड का, ठीक है। अब इतना हो गया। अभी हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप बताइए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये किसने दिया था? जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको हम निकोलसन एंड सिंगर ने दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया था। भाई बहुत मच्छर लग रहे हैं इसमें, एक मिनट। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सिंगर एक अलग साइंटिस्ट है, निकोलसन एक अलग साइंटिस्ट, इन दोनों ने मिलकर ही ये दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और कब दिया था? 1972 यानी 1972 में ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में निकोलसन एंड सिंगर के द्वारा दिया गया था। तो गिवन बाय निकोलसन एंड सिंगर, निकोलसन एंड सिंगर, ठीक है। कब दिया गया था? 1972 में ये दिया गया था, ठीक है। अब मैंने जब बताया था, आप ये बात लिख लीजिए कि जो आरबीसी हमारा होता है उसमें क्या क्या होता है। तो आरबीसी में प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जो प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन कितने परसेंट होता है? प्रोटीन हमारा 52% होता है, लिपिड हमारा 40% होता है, बाकी 8% जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। 8% हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? निकोलसन एंड सिंगर ने दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया था। अब ये बताइए, जब हेडिंग मैंने लिख दिया तो आप सोचते तो ये लिख देते, क्या भाई ये सारे हमारे गिर रहे हैं। एक सेकंड भाई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, 1972 में दिया था। अब मैं अगर फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड क्या होता है? ये कोई मतलब लिक्विड सब्सटेंस होता है। फ्लूइड जो होता है कोई लिक्विड सब्सटेंस होता है, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गए, जैसे ये मतलब कहने का मतलब लिक्विड सब्सटेंस होता है। और मोज़ेक का मतलब क्या होता है? जैसे प्रोटीन, ये कोई प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, मान लीजिए चारों कोई प्रोटीन सा लिखना है।
ये भी प्रोटीन है। आप बताइए कौन अरेंज है? ये अरेंज है ना, तो ये हमारा प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन, लेकिन ये अरेंज है। तो मतलब जो प्रोटीन अरेंज होते हैं उसी को बोलते हैं, मतलब अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जो अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं मोजेक। और मॉडल तो समझते ही हैं। फ्लूइड में जो होता है नेचर ऑफ लिपिड। फ्लूइड मतलब नेचर, मतलब लिपिड की नेचर की प्रकृति कैसे है, नेचर की मतलब फ्लूइड की नेचर कैसी है, वो एसिडिक है, एसिडिक है या क्या बोलते हैं क्षारीय है, कैसा है नेचर ऑफ लिपिड। लिपिड का नेचर कैसा है फ्लूइड का मतलब। और मोजेक का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। मोजेक का मतलब अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की अरेंजमेंट कैसे ही है उसी को मोजेक बोलते हैं। और फ्लूइड मतलब नेचर ऑफ लिपिड, मतलब इसके कहने का मतलब नेचर ऑफ लिपिड, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। समझ गए? अब इसको हम समझा देते हैं। मान लीजिए नेचर कैसी है लिपिड की, मतलब नेचर कैसी है और प्रोटीन की अरेंजमेंट कैसी है, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये मान लीजिए हमारा क्या है, फास्फोलिपिड है। ए ये हमारा भाई हो गया, ये मान लीजिए हमारा फास्फोलिपिड है। ये टेल पार्ट है, ऊपर वाला हेड पार्ट है जो राउंड है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोटीन हो गया, ये हमारा प्रोटीन है, ये हमारा प्रोटीन है। इसको हम मान लेते हैं ये हमारा प्रोटीन है। एक प्रोटीन हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा प्रोटीन है, ये हमारा प्रोटीन है, ये हमारा प्रोटीन है। आप बोलेंगे ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन है, वो इधर से इधर मूव किया है, इधर से इधर मूव किया है, ठीक है। और ये जो लिपिड होती है, ये लिपिड जो होती है, ये लिपिड हमारी कैसी है, बाइलेयर होती है। लिपिड जो होती है बाइलेयर होती है, मतलब द्विपरतीय होती है। और लिपिड कैसी होती है, सेमी फ्लूइड होती है। सेमी फ्लूइड में अर्धतरलीय, ठीक है। जैसे जो हमारी जलेबी बनती है उसको डुबोते हैं इसमें चाशनी में, तो चाशनी जो है वो अर्धतरलीय, पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है और पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है। जो ये सेमी लिक्विड होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सेमी फ्लूइड जो होते हैं, शॉक ऑब्जर्वर, जो झटका लगता है उसको शॉक को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे अंदर के मटेरियल सब्सटेंस को नुकसान नहीं पहुंचता, जिससे हमारी सेल बरकरार रहती हैं। कहने का मतलब ये है। तो ये सेमी फ्लूइड होते हैं, यानी ये क्वासिफाइड होते हैं, ये सेमी फ्लूइड होते हैं या क्वासिफाइड, क्वासिफाइड, ठीक है, ये क्वासिफाइड होते हैं। और एक इलेक्ट्रल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इज पॉसिबल इन लिपिड एंड दिस एबिलिटी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइडिटी ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फ्लूइडिटी, ठीक है। ये कहने का मतलब है। अब बाकी आप समझ गए। जैसे ये जो टेल वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग, वाटर से लगाव रखता है। लेकिन जो हेड पार्ट होता है वो वाटर से लगाव नहीं रहता है, मतलब वाटर के संपर्क में नहीं रहता है। जैसे हमारा हेड है, इसको हम ज़्यादा देर तक वाटर के संपर्क में रखेंगे, डुबो कर रखेंगे, तो जाहिर सी बात है जिससे हमारा दम घुटेगा और हमारी डेथ हो जाएगी। और जो हम अगर हम शोल्डर से नीचे अपना पूरा शरीर 2-3 घंटे रहे तब भी कोई नुकसान नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्लूइड मोजेक मॉडल। आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना आपका हो गया। तो अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रॉस मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। मतलब अगर मैं पूछूं कि कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, एनर्जी है, कोई भी चीज़ है, तो वो कैसे होगी। जाहिर सी बात है, अगर मुझे ये मेरा मार्कर है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है तो क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी ना। अगर मुझे ऊपर से नीचे ले जाना है, मतलब लो से हाई मुझे ले जाना है, तो क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं।
जो हम अगर लो से हाई ले जाएंगे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं? आप हाँ यस या नो बोलिए। अगर मैं पूछूं ये मार्कर है, अगर मैं इस ये लो पोर्शन है, ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। अगर मैं कोई भी चीज़ हो, ये मार्कर नहीं कोई भी चीज़ है, अगर मैं इस लो से यहाँ हाई पे ले जाऊँ तो क्या मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं? मुझे एनर्जी चाहिए, लो से हाई ले जाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर मुझे हाई से लो पे लाना है तो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैं इसको छोड़ दिया, ये लो से हाई, लो से हाई, लो से हाई, लो से हाई, लो से हाई। और जबकि हमें लो से हाई, अगर मतलब हाई से लो, हाई से लो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी का। हाई से लो, हाई से लो मैं छोड़ दे रहा हूँ, अपने आप गिर जा रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं लो से हाई ले जाना तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। कोई भी चीज जो है वो मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ आ ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रॉस मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रॉस मेम्ब्रेन, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन थी वो क्या थी? सिलेक्टिवली परमेबल थी, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रॉस मेम्ब्रेन, अब वो बताइए, आप ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट कैसे कोई चीज़ होगी? मान लीजिए ये हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ये हमारा लो कंसंट्रेशन है, लो लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ठीक है। अगर मुझे, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो, अगर हाई से लो, हाई से लो कोई सब्सटेंस जाता है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं होती है। लेकिन अगर हमें, ये हाई है ये लो है, तो इधर से इधर ये कोई हमारी दीवार है मान लीजिए, इधर से इधर ये हमारा हाई से लो कोई भी सब्सटेंस जाता है, ये डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब ये दीवार को पार करके कोई भी सब्सटेंस हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन। अब ये सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। मतलब जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल का मतलब कोई साधारण, उसमें कोई मतलब ही नहीं। सिंपल का मतलब जब हाई, इसी को बोल सकते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन है ये, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन इस तरह है कि मान लीजिए ये हमारा हाई कंसंट्रेशन है, ये हमारा हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन। ये हमारा लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस जाएगा तो हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी, क्योंकि हाई से लो हमें, मैं इस मार्कर को छोड़ रहा हूँ, क्या मुझे कोई एनर्जी देनी पड़ती है? लेकिन मैं लो से हाई जब ले जाऊँगा तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। देखिए अगर मैं लो से यहाँ छोड़ दूंगा तो हाई की ओर नहीं गया, जबकि ये हमारा हाई पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा नीचे आ जाएगा तो ये हमारा हाई पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। लो से हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, हाई से लो एनर्जी नॉट रिक्वायरमेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन हो गया। नो यूज ऑफ एनर्जी, लो कंसंट्रेशन, नो यूज एनर्जी लो
कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन हो गया। अब एक चीज और समझ लीजिए, मान लीजिए हमारा क्या था, लिपिड था, लिपिड फास्फोलिपिड था। सॉरी यार, किस तरह बनता है भाई। ये हमारा हो जाए गैस नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये हमारा गैस नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाला इधर है, और इधर से इधर सब्सटेंस जा रहा है, इधर से इधर कोई भी सब्सटेंस जा रहा है। ये H2 है, मतलब वाटर जा रहा है इधर से इधर, इधर से इधर। सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दीजिए, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें डिफ्यूजन ऑफ H2O कॉल्ड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस भी पढ़ेंगे। जब वाटर का जब वाटर का डिफ्यूजन होने लगता है, डिफ्यूजन की शायद क्या बोलते हैं, वाटर का जब डिफ्यूजन होने लगता है तो उसको ओस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, आप ये सिंपल डिफ्यूजन पढ़ लिए कि जब हाई से लो कोई चीज़ जाता है, वाटर हाई से लो जाता है, मान लीजिए ये हाई है, हाई से लो जब आता है कोई चीज़, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसको हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। ये हमारा पहला प्रकार हो गया था, ये हमारा पहला था। अब हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे। फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट नोट लिख देंगे कि जो वाटर का डिफ्यूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस ये सब क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस थोड़ा वैसे चाहे आ सकता है, बल्कि ऑस्मोसिस भी नहीं आता है ज़्यादातर एग्जाम में। ऑस्मोसिस भी पढ़ेंगे, नोट करके आप ये पॉइंट ले लीजिए। नोट डिफ्यूजन ऑफ H2O is called osmosis। ठीक है, डिफ्यूजन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। आवाज ना आवे। डिफ्यूजन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ठीक है, जब वाटर का डिफ्यूजन होता है, जब वाटर का जो है डिफ्यूजन होता है तो उसको हम ओस्मोसिस बोलते हैं, इसलिए बोल गया डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओस्मोसिस। अब हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे, दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसमें जो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय प्रोटीन चैनल, मतलब नो यूज ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपल डिफ्यूजन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्या, नो यूज ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय आ प्रोटीन चैनल। ठीक है, मतलब जब प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब जब प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ये प्रोटीन है या इसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होगी, किसमें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं भाई। आज की क्लास थोड़ा क्या बोल सकते हैं, थोड़ी तकलीफ हुई मुझे, बार बार प्रॉब्लम आ रहे थे, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। आप अगर पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे भाई, तो आपको बहुत आनंद आएगा। और आप नोट्स साथ साथ बनाइए, आप जितना अच्छा हो सके नोट्स साथ साथ बनाइए। और ये समझ लीजिए कि ये नीट के लिए भी सफिशिएंट है, क्योंकि ये मैं नीट लेवल का पढ़ा भी रहा हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।